अच्छा अभी स्टूडेंट्स ये स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमने लास्ट क्लास में ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर्स पढ़ लिए थे। आज हम फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग एंड मोबिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बात करेंगे। और लेट मी ओपन दिस लिस्ट। काइंडली माइक्रोफोन ऑफ रखें अपना। तो इसमें फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग एंड मोबिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबसे पहले उसने कहा इट इज नोन दैट इंडियन सॉइल्स, इसमें आप पाकिस्तानी कर लें, सेम सिचुएशन है यहाँ पर भी कि द सॉइल्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया आर वेरी पुअर इन फॉस्फोरस कंटेंट। फॉस्फोरस की बहुत कमी है। और यहाँ पे मैं हाईलाइट भी साथ साथ करता जाऊँ चीज़ों को। वेरी पुअर इन फॉस्फोरस कंटेंट, ओनली अबाउट 25 to 30% ऑफ द अप्लाइड फॉस्फोरस बिकम अवेलेबल। जितनी भी फॉस्फोरस आप डालते हैं जमीन में, उसकी सिर्फ 25 से 30% फॉस्फोरस जो है वही पौधे को मिलती है, बाकी सारी जो है वो अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। रिमेनिंग पार्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल अनअवेलेबल फॉर्म, वो किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो पौधे को दस्तयाब नहीं होती। It has been estimated that about 130 million ton of low grade phosphorus is deposited इन अवर सॉइल। तकरीबन 130 मिलियन टन वो कहता है ज़मीन में फॉस्फोरस पड़ी है, लेकिन उसको पौधे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी और फॉर्म में अवेलेबल है। बट प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज, ये वही वाली बात कह रहा है, दैट दिस फॉस्फोरस डायरेक्टली। देयर आर स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which can solubilize this form of phosphorus from non-available to available form। तो ये कहता कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस जमीन में पड़े हुए जखीरे को जो अनअवेलेबल है इसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर अब हम नीचे डिटेल में थोड़ी सी बात करते हैं। सेवरल सॉइल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ग्रुप में दो ग्रुप्स हैं, स्यूडोमोनास और बैसिलस। ये दो जो क्लासेस हैं ये बैक्टीरिया की फॉस्फोरस को सॉल्युबलाइज करती हैं, जबकि फंजाई में भी इसी तरह दो ग्रुप्स हैं और उनके नाम है पेंसिलियम एंड एस्परजिलस। ठीक है, पेंसिलियम एंड एस्परजिलस। तो ये आपने नाम याद रखने हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी फंजाई की किस्में हैं जो फॉस्फोरस को सॉल्युबलाइज करती हैं और कौन सी बैक्टीरिया की किस्में हैं जो फॉस्फोरस को मोबिलाइज या सॉल्युबलाइज करती हैं। अच्छा जी, इसमें फिर आगे एडिशन टू दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैसिलस, ये आपने छोड़ देना है, ये वाली लाइनें करने की जरूरत नहीं है, साइंटिफिक नेम याद करने की जरूरत नहीं है, इनको आप छोड़ दें। सिर्फ आपको मोटे मोटे ये क्लासेस का पता हो, ये काफ़ी है। और उसके बाद नीचे आ जाए बैक्टीरिया एंड, ये अब यहाँ से जो ये लाइनें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये बहुत काम की हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई सॉल्युबलाइज बाउंड फॉस्फेट्स इन द सॉइल बाय सिक्रीटिंग ऑर्गेनिक एसिड्स। ये बैक्टीरिया और ये फंजाई जो होते हैं ये कुछ एसिड पैदा करते हैं जो कि ऑर्गेनिक ओरिजिन के होते हैं। उनके उसने नाम भी दिए हैं, वो एसिड कौन से हैं? फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ग्लाइकोलिक, फ्यूमेरिक एंड सक्सीनिक एसिड। ये जितने भी एसिड है इनके नाम आपने याद करने हैं। which contribute about 10 to 25 किलोग्राम ऑफ फॉस्फोरस पर हेक्टेयर पर सीजन। इन एसिड्स की वजह से क्या होता है कि वो बॉन्ड्स उनके टूटते हैं और फॉस्फोरस जो है वो अवेलेबल हो जाती है पौधे को। 10 से 25 किलो तकरीबन फॉस्फोरस जमीन से निकल आती है बगैर फॉस्फोरस डाले। अच्छा, दीज एसिड्स लोअर पीएच, ये क्या करते हैं एसिड्स आगे? ये पीएच को कम करते हैं, ब्रिंग अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ बाउंड फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। ये इससे क्या होता है कि जो फॉस्फोरस सॉलिड फॉर्म में पड़ी हुई है वो इस तेजाब में हल हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद सम एसिड्स, कुछ तेजाब जो हैं, chilate with calcium and iron resulting in effective solubilization and utilization of phosphorus by crop plants। तो कुछ जो है वो चिलेटिंग कंपाउंड्स बनाते हैं। चिलेटिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं कि स्पेसिफिक कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिसके अंदर ये बेसिकली चिलेट्स में होता ही है कि साइडों पर फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स होंगे या वो एसिड के मॉलिक्यूल होंगे और सेंटर में काम का एलिमेंट जो होगा उसको उन्होंने पकड़ा हुआ होगा, जकड़ा हुआ होगा बॉन्ड्स की मदद से। तो चिलेटिंग कंपाउंड आमतौर पे स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर के तौर पे काम करते हैं और ये जल्दी इस फास्फोरस को जमीन से निकलने नहीं देते और आसानी से ये पौधे को दस्तयाब होती है। तो जब ये चिलेटिंग कंपाउंड बन जाते हैं तो फास्फोरस जो उसने हल की होती है वो स्टोर हो जाती है एक तरीके से जमीन के अंदर और वो देर पा उस पौधे को मिलती रहती है। तो यहाँ तक अगर स्क्रीनशॉट लेनी है इसकी स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे स्टार्ट करूँ। नेक्स्ट,
उसके बाद इसी में ये जो ऊपर ये बातें लिखी थी ये सारी की सारी आपने याद रखनी है, ये पेपर में पूछी जाती हैं। खास तौर पे इस जगह से लेकर इस जगह तक ये जितनी बातें हमने पढ़ी है, ये सारा पोर्शन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हाउ दी फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया मेक फॉस्फोरस अवेलेबल इन द सॉइल, तो उसमें ये सारी बातें लिखनी है कि वो इस ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं, उनके नाम क्या है, उनसे ये बॉन्ड टूट जाते हैं फॉस्फोरस के और वो डिजोल्व हो जाती है और आसानी से दस्तयाब हो जाती है। उसके बाद नीचे आ जाए इसमें कि द ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस आर, वो कौन सी ऑर्गेनिक फॉर्म्स है फॉस्फोरस की जो पौधे को दस्तयाब होती हैं? फाइटिन एंड फॉस्फोलिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये तीन किस्में हैं जो ऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये फॉस्फोरस मिलती है। जब भी कोई जिंदा चीज मरती है तो उसकी जो बॉडी डिग्रेड होती है उससे ये तीन कंपाउंड्स निकलते हैं, न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड एंड फाइटिन। ठीक हो गया। और ये भी जमीन में वो कहता है ऐड हो जाते हैं जब वो ये वेजिटेशन वगैरह या पौधे शौधे मरते हैं। सॉइल कंटेनिंग हायर ऑर्गेनिक मैटर आर रिच इन ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस, जब आप गोबर की खाद वगैरह ज्यादा डालते हैं तो फिर क्या होता है उससे फॉस्फोरस भी बढ़ जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस अप्लाइड टू वेरियस सॉइल्स गेट फिक्स्ड विच इज अनअवेलेबल टू द प्लांट। और आमतौर पर फॉस्फोरस जो ज्यादा आप इनऑर्गेनिक फॉर्म में डालते हैं वो पौधे को अवेलेबल नहीं होता, वो जमीन में वैसे ही पड़ा रहता है और अनअवेलेबल फॉर्म में होता है, इसलिए ऑर्गेनिक फॉर्म में फॉस्फोरस देना चाहिए। तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म के ऊपर थोड़ी सी चंद एक बातें। उसके बाद माइक्रोबियल एजेंट दैट रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस इन द राइजोस्फीयर हैव ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पौधे की जड़ों में डाला जाए जिससे फॉस्फोरस की ग्रोथ बढ़ जाए, फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़े ताकि पौधे की ग्रोथ बढ़े। अब ये कैसे ग्रोथ बढ़ाता है उसने यहाँ पे बताया कि दे हेल्प, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कन्वर्ट द फिक्स फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। अब उसका उसने फार्मूला भी यहाँ पे लिखा है जो आपने याद रखना है। ये फॉस्फोरस का एल्यूमिनियम के साथ एक कंपाउंड बन रहा है, ये एल्यूमिनियम के साथ जो कंपाउंड होता है ये बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है, ये टूटता नहीं है ऐसे। तो ये आमतौर पे, बेशक इसको रहने दें आप, इसको काट दें, ये फार्मूले इतने सारे करेंगे तो आप फिर कंफ्यूज होंगे, रहने दें इसको। तो इनटू, ये किस में कन्वर्ट करता है, इनटू आयनिक अवेलेबल फॉर्म, फिक्स फॉर्म से आयनिक फॉर्म में करता है। और वो कौन सी फॉर्म है इसका आप नाम लाजमी याद कर लीजिएगा, HPO4-2। ठीक है, ये फॉर्म आपने लाजमी याद करनी है, HPO4। और इसके साथ आप नीचे यहाँ पे छोटा सा करके लिखना है 4 और ऊपर लिखना है इसके -2। ठीक है, तो ये जो दो फॉर्म्स हैं ये अवेलेबल फॉर्म में पौधे को इस तरह दस्तियाब होता है, HPO4-2। इसी तरह H2PO4 एक और फॉर्म है इसकी, मम्मा को बेटा, मम्मा को। H2PO4 एक और फॉर्म है दैट कैन बी देन टेकन अप बाय प्लांट्स, ये भी पौधों से ली जाती है। तो दो फॉर्म्स ऐसी हुई जो पौधे ले सकते हैं, HPO4-2 और H2PO4। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपने कहना है कि ये वाली फॉर्म्स जो है ये ली जाती है। इंडिजिनस एंड चीप सोर्स ऑफ फॉस्फोरस लाइक रॉक फॉस्फेट कैन बी मोर इफेक्टिवली यूज्ड विद दीज बायो इनोकुलेंट्स। कहता है कि ये सॉइल साइंस वाले ज्यादा बेहतर इसको पढ़ाते हैं कि कुछ ऐसी चट्टानें हैं जो फॉस्फोरस का बहुत बड़ा सोर्स है। यही वजह है कि वो कहते हैं ना दरियाई पानी में जो कैनाल वाटर है उसमें फॉस्फोरस और पोटाश बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि वो जो रॉक्स से पानी गुजर के आता है तो उनमें फॉस्फोरस होती है और वो फिर पानी में डिजोल्व हो जाती है। तो वो कह रहा है कि ये बड़ा चीप सोर्स है, सस्ता सोर्स है कि उसकी रॉक्स, फॉस्फेटिक रॉक्स जो है उनको जमीन में मिक्स किया जाए। लेकिन वो तभी अवेलेबल होगा जब उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर्स आर, वो भी नीचे पढ़ते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली यहाँ तक ताकि मैं इसको रेज करूँ। अच्छा, मोस्ट कॉमन जो है वो कौन सी है उसने कहा, इसमें स्यूडोमोनास सबसे पहले स्यूडोमोनास है, और इसके अलावा नीचे आप दूसरे समय पे आते हैं वहां पर उसने दूसरी डिटेल दी है। इसमें भी फिर उसने ये चंद एक नाम दिए, नाम बेशक ना याद करें, सिर्फ इसमें ये देख लें कि कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, स्यूडोमोनास और बैसिलस, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, तो यही दो बैक्टीरिया की किस्में बहुत ज्यादा अहम है। अच्छा, फिर आगे इसी तरह इन कंपोस्ट पिट्स द डिकेइंग प्लांट मटेरियल रिलीज ऑर्गेनिक एसिड, यहाँ से शुरू करना है आपने, इसको याद करना। कंपोस्ट जब तैयार करते हैं पत्तों की खाद या कोई भी और इस तरह का मटेरियल, तो वो कहता है कि ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक फॉस्फोरस उसमें निकलती है। ठीक है, दैट कैन रिलीज द बाउंड फॉस्फोरस इन रॉक फॉस्फेट इन द सॉइल सॉल्यूशन। उससे क्या होगा कि जो इर्द गिर्द कोई अगर उस तरह की कोई चट्टान पड़ी है या कोई पत्थर में फॉस्फोरस कह लें कि फिक्स फॉर्म में अवेलेबल है तो उसको वो कन्वर्ट करके अवेलेबल कर देगा सॉइल सॉल्यूशन।
Seed or soil inoculation with phosphate solubilizing microorganisms are known to increase the uptake of phosphorus by plants, increase growth and yield of beetroot। ये अब आपने यहाँ से याद करना है कि कौन कौन सी क्रॉप्स में ये ज्यादा अहम है। चुकंदर में, कैबिज में, टोमेटो में ये आमतौर पर देखा यह गया कि 10 से 20% तक फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी इनसे बढ़ जाती है, फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो इसी तरह फिर ये फील्ड ट्रायल्स कंडक्टेड हैव रिवील्ड दैट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट at 50 kilogram P2O5 to soil and inoculation with phosphorus solubilizing microorganism can give yield equivalent to those obtained with application of 50 kilogram as superphosphate। अब सुपरफॉस्फेट महंगी खाद है, जबकि ये रॉक फॉस्फेट सस्ती है, ये आम पत्थर है कोई, तो ये आप आसानी से इसको फॉस्फोरस को जो है ये कहता है कि उसमें मिक्स कर दें जमीन में, उसके बाद उसमें थोड़ा सा माइक्रोऑर्गेनिज्म जमीन में ऐड करें तो उससे आपकी यील्ड बढ़ जाएगी। ये फॉस्फोरस के बारे में जनरल बातें। आखिरी इसमें है AMF arbuscular mycorrhizal fungi। वो क्या है? These are responsible for converting fixed phosphorus into available। ये फंजाई की किस्म है AMF जो फॉस्फोरस को फिक्स फॉर्म को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और इसमें आमतौर पर जो इसकी एफिशिएंसी है दैट इज 25 to 50% ये फॉस्फोरस को अवेलेबल करती है पर किलोग्राम पर सीजन, एक सीजन के अंदर। तो ये दोनों की एफिशिएंसियां भी आपने याद करनी है। ऊपर 10 से 20% थी, यहाँ पर 25 से 50%। मतलब बैक्टीरिया के केस में 10 से 20% तक एफिशिएंसी है, फंजाई के केस में एफिशिएंसी ज्यादा है। तो पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा पैरा है पोटाश मोबिलाइजिंग का, ये भी बिल्कुल इसी तरह, ये इसमें चंद एक बातें जो पढ़नी है मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। पोटाश आमतौर पे हमारी सॉइल में मॉडरेट है, इंडियन सॉइल में भी मॉडरेट है, काफ़ी कंटेंट है पोटाश का। तो जनरली नोन एज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से कहता है ये आमतौर पे जमीन में पाया जाता है। पोटाशियम इज अ फैक्टर इन द एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट। ये प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन होती है, मतलब जब वो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है पौधा, तो उसको तोड़ने के लिए पोटाशियम की ज़रूरत पड़ती है पौधे को। The plants well supplied with potassium contain more carbohydrate। जिन पौधों के पास पोटाशियम होती है वो ज्यादा अच्छी खुराक बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट उनके पास ज्यादा होते हैं। Than plants deficient in this element। जिसके पास पोटाश कम होगी वो आगे खुराक भी कम बना पाएगा। तो इसमें जो काम की बात है वो ये है कि इसकी पावर कितनी है बैक्टीरिया की। The mobilizing power is so high that it can save up to 50 to 60% of the cost of fertilizer। बायो फर्टिलाइजर्स की जो इसमें बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं या फंजाई इस्तेमाल होती हैं, और वो ग्रुप कौन से हैं उसने कहा बैक्टीरियम में फैमिली स्यूडोमोनाडेसी फैमिली है जिससे ये बिलोंग करती हैं चीज़ें बैक्टीरिया। ये आपने याद करनी है फैमिली कौन सी है। इसकी एफिशिएंसी 50 से 60%। अच्छा, इसी तरह बैक्टीरियम हैज अ सॉल्युबलाइजिंग पावर ऑफ 90% विद इन 20 डेज व्हेन द मिनरल सोर्स ऑफ पोटेशियम इज इन फिक्स फॉर्म। इसको छोड़ दें आगे। जो बैक्टीरियम वाज टेस्टेड इन बनाना, पैडी, ज्यादातर चावल वगैरह की फसल में इसको टेस्ट हुआ है, इसको भी इसे छोड़ दें। हम हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड पढ़ेंगे, उसकी आप एग्जांपल ले लें। इसमें इट हैज बीन मिक्स्ड विद 200 किलोग्राम। अच्छा, इसको अप्लाई कैसे करना है, असल बात जो है ये फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि इट कैन बी यूज्ड एज सॉइल एप्लीकेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एट 2.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये तकरीबन 2.5 किलो एक हेक्टेयर के लिए काफी होता है ये बैक्टीरिया। और ये आमतौर पे किस तरह डाला जाता है, इट कैन बी मिक्स्ड विद 200 to 500 किलोग्राम फार्म यार्ड मैन्योर। गोबर की खाद के साथ इसको मिक्स करते हैं और इसको फरोज के अंदर सोइंग से पहले आप स्प्रेड कर देंगे। द बैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया है बेसिकली, फंजाई नहीं है इसमें। द बैक्टीरियम कैन सेव, ये हम पहले बात कर चुके हैं, 50 to 60% तक ये सेव करता है। और यहाँ ये जो हाईलाइट की है मैंने बातें, सिर्फ ये पढ़ लें, इतनी काफी आपके लिए। ठीक हो गया। तो ये पोटाश मोबिलाइजिंग तक हम आज पढ़ते हैं। पोटाश मोबिलाइजिंग तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट? अजीम कुछ पूछना चाह रहा है? ओके ठीक है जी। फिर ये अगर काइंडली सही दिए इसकी अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट लो। उस्मान, कैंपस कब तक ओपन हो रहा है? ये कोर्स सर जी नहीं है।